मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन में आपको पता है कि हम इसमें भी अगेन पढ़ाने के डिफरेंट अंदाज होते हैं। मैंने जिस अंदाज में पढ़ाया उस रेफरेंस से मैं ये बल्कि एक सवाल ही आपसे डायरेक्ट डिस्कस कर लेता हूं। हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है मल्टी प्रोडक्ट सिनेरियो का, उस सवाल को ही डिस्कशन करते हुए मैं इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको जरा थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पे अगर हम चलें, ये जी एबीसी लिमिटेड का सवाल है। इसकी पहली रिक्वायरमेंट है पार्ट ए, डिटरमिन द ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू। ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू बताइए। सवाल पढ़ते हैं फिर इसके रिलेटेड फॉर्मूलाज आपके सामने मैं लाके डिस्कस करता हूं इसको। एबीसी लिमिटेड डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स। The profit and loss account of the company for the year ended 30th June 2014 is as follows. Rupees in thousand में sales, cost of goods sold, gross profit, operating expenses, net loss before taxation, loss after taxation आई नहीं, net profit after tax, net loss after taxation. Selling price per table and chair is 22,000 and 8,000 per unit. हैविंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 35% एंड 30%। तो ये 35% आपका टेबल का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और 30% आपका चेयर का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। टेबल एंड चेयर आर सोल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:4। ये बजट में टेबल और चेयर 1 और 4 की रेशियो में बिके हुए। 80% ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर फिक्स। ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इनमें 80% आर फिक्स, while remaining expenses are directly attributable to number of units sold, मतलब वेरिएबल है। आपको याद रखने हैं कि जनरली, खैर हम अभी मजीद आगे बात करते हैं फिर उसमें एलैबोरेट कर दूंगा। द कॉर्पोरेट टैक्स इज एप्लीकेबल एट 34%, क्योंकि यहाँ पे टैक्स लगा नहीं लेकिन उसने कहा अगर लगता तो 34% पे लगता। while no tax is required to be paid in case of loss, जैसे कि हमारे केस में था। द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 180 मिलियन। अच्छा जी, सबसे पहले ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू का बेसिक फार्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट ओवर सीएस रेशियो। दिस इज द बेसिक फार्मूला जो सिंगल प्रोडक्ट में हम यूज करते हैं। मल्टी प्रोडक्ट में आते हैं तो ये फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होता है। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड विद एवरेज सीएस रेशियो। अब एवरेज सीएस रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं भी आपके सामने परफॉर्म करूंगा, थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, एवरेज सीएस रेशियो से फार्मूला आ जाएगा। लेकिन यू शुड रिमेंबर कि यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन में हमें इस फार्मूला से जो रेवेन्यू मिला वो कलेक्टिव रेवेन्यू मिला, टेबल और चेयर का मिला। लेकिन जब मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन से आप डील कर रहे हो तो एग्जामिनर कहे या ना कहे, या आप अपनी ड्यूटी समझो कि आपको प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देना है। आपको उस रेवेन्यू जो निकला फिक्स कॉस्ट ओवर एवरेज सीएस रेशियो से, उस रेवेन्यू को आपको टेबल और चेयर में ब्रेक करना है। ये अंडरस्टूड है, एग्जामिनर मांगे या ना मांगे। ठीक है, आपका सवाल ब्रेक इवन रेवेन्यू का मल्टी प्रोडक्ट में तब तक पूरा नहीं है जब तक रेवेन्यू प्रोडक्ट में ब्रेक ना हो जाए। तो हम फिक्स कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे, एवरेज सीएस रेशियो लेंगे, टोटल ब्रेक इवन रेवेन्यू आ जाएगा, फिर उसके 2 हिस्से करें। ये हमारा पहला पार्ट है, तो लेट्स गो फॉर दैट। हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। हम ये बात कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 की। तो जी हमने कहा जी हम सबसे पहले ब्रेक इवन रेवेन्यू के लिए हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए, हमें एवरेज सीएस रेशियो चाहिए, और फिर हमें इस ब्रेक इवन रेवेन्यू के 2 हिस्से करने हैं, टेबल एंड चेयर्स में। तो ये मेरा पार्ट ए एड्रेस होगा। लूंगा एवरेज सीएस रेशियो के लिए वर्किंग 2 बना लेता हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फिक्स कॉस्ट। मुझे कंपनी की
टोटल कॉस्ट का पता है? क्या ख्याल है? टोटल कॉस्ट मुझे पता है कंपनी की कि नहीं पता? मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी पता है, मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी पता है, टोटल कॉस्ट पता लग गया। फिर मुझे सीएस रेशो पता है। सीएस रेशो 30% का मतलब क्या है? कि प्राइस में 70% वेरिएबल कॉस्ट। सीएस रेशो 35% का मतलब क्या है? कि प्राइस में 65% वेरिएबल कॉस्ट। तो भाई इस सीएस रेशियो में से वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट को लेके मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी पिक कर सकता हूँ। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट विल गिव मी द फिक्स कॉस्ट। ठीक हो गया? तो हम पहले फिक्स कॉस्ट की तरफ जब चल रहे हैं तो हमने टोटल कॉस्ट लेनी है ऑर्गेनाइजेशन की, इसमें से फिर हम लेस कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो दिस शुड गिव अस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द कंपनी। अच्छा जी, डाटा चूंकि ₹1000 में ही लिया हुआ है उसने, तो मैं ₹1000 में ही इसको मैनेज करता हूं। इस तरह लेके चलते हैं। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में जो अवेलेबल है 211500 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस 57300, ये मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। जी जनाब, टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 211500 प्लस 57300, इट इज 268,800। अच्छा जी, अब वेरिएबल कॉस्ट इसमें से मुझे लेस करनी है। वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास जो है ना टेबल की, वो 22,000 का 65% है, और जो है ना चेयर की, वो 8,000 का 70% है। ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। इसको अगर मैं यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो जाएगी जी। टेबल की वेरिएबल कॉस्ट एक कितनी है, मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ टेबल जो हम बेचने जा रहे हैं। चेयर की एक की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ चेयर्स जो हम बेचने जा रहे हैं। तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन की आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाती है। अब भाई यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल्स जो हम बेचने जा रहे हैं और नंबर ऑफ चेयर्स जो हम बेचने जा रहे हैं, ये निकालने के लिए मुझे शायद वर्किंग 1.1 परफॉर्म करनी है इसी के नीचे। यहाँ पे आपको एक और कॉन्सेप्ट जो कहीं ना कहीं मैथमेटिकली हम यूज, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि काफी सवालों में एग्जामिनर हमसे यूज कराता है, जहां पे हमें दो वैल्यूज का आपस में रिलेशनशिप दिया गया होता है, उस रिलेशनशिप को यूज करके हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें यूनिट्स टेबल और चेयर के चाहिए, कितने बेचे। उसने में टेबल चेयर के यूनिट्स कितने बेचे ये नहीं बताया, लेकिन इनका आपस में रिलेशनशिप गिवन। तो जब हमें दो वैल्यूज का रिलेशनशिप गिवन हो, हमें एक इक्वेशन बना के उस इक्वेशन से वो रिलेशनशिप की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमें उसने कहा टेबल एक बेचते हो तो चेयर 4 बिकती हैं। तो हम अज्यूम करते हैं हमारा टेबल अगर एक्स है, यूनिट्स हम बेच रहे हैं, तो चेयर हम 4x बेचेंगे। अब ये मेरा रेवेन्यू ना भाई। अब इसमें कितने टेबल बिके कितने चेयर बिके ये मुझे पता नहीं है, ये मैं जानना चाह रहा हूं। मैंने इस रेवेन्यू के अगेंस्ट टोटल कॉस्ट उठा ली है, इस रेवेन्यू के अगेंस्ट मैंने वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे लेस करनी है। तो उसके लिए जरूरी है कि मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो पता लग गई, मुझे इस रेवेन्यू में कितने यूनिट्स बिके हैं वो पता लगे। अब वो यूनिट कितने बिके हैं ये नहीं पता, लेकिन रिलेशनशिप पता। तो इस रिलेशनशिप को यूज करके हम इक्वेशन बनाते हैं। वो इक्वेशन क्या है, अगर मैंने टेबल को x लिया तो चेयर्स 4x हो गई। तो x इंटू 22,000, ये टेबल से रेवेन्यू आ गया। सॉरी, x इंटू 22,000, मैंने 4 लिख लिया यहाँ पे। x इंटू 22,000 प्लस 4x इंटू 8,000, ये मेरा टेबल का रेवेन्यू, ये मेरा चेयर्स का रेवेन्यू। इन दोनों को सम करें तो मेरा टोटल रेवेन्यू। अब यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये 22,000 8,000 रुपए हैं, तो टोटल रेवेन्यू भी मुझे रुपए में लेना है। तो जनाब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू मिल गई तो 4x भी आ गया। व्हाट इज x?
x इज 4.5। बेटा क्या कर रहे हो, जरा थोड़ा सा दोबारा इसको रीडू करो। x इज 4500, 4.5 आप इसलिए कर रहे हो कि आपने 3 जीरो नहीं लगाए, मैंने 3 जीरो आपको तवज्जो दिला के लगवाए हैं आपसे। ये मैथमेटिक्स का ख्याल रखना एग्जाम में। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये वैल्यू रुपीज है, ये वैल्यूज रुपीज है, तो रेवेन्यू भी रुपीज में लेने हैं। ये रुपीज इन थाउजेंड में गिवन थी फिगर, इक्वेशन में डाल रहे हो तो डिनोमिनेशन सेम रखनी है। ये कॉमन मिस्टेक था जो बच्चे करते हैं, मैथमेटिकली चीजों का हैंडल नहीं कर पाते, कहीं रुपीज हैं, कहीं थाउजेंड है, कहीं मिलियंस हैं, इक्वेशन में सब मिक्सअप कर जाते हैं। तो इक्वेशन जब बना रहे हो तो तमाम वैल्यूज एक डिनोमिनेशन की डालनी है भाई। तो x 4500 है, तो 4x मतलब चेयर जो होंगी वो 18500 है। ये हमारे पास यूनिट्स आ गए, ये भी हमारी वर्किंग है, जो मैंने वहां पे नंबर लगाया था परफॉर्म यहाँ पे कर दी। 18000, बिल्कुल जी 18000 है, नॉट 18500। तो ये जो काम किया, ये अक्सर सवालों में एग्जामिनर ने हमसे ये वर्किंग करवाई कि दो वैल्यूज का आपस में रिलेशनशिप दे दिया वैल्यूज निकालने के लिए। लीजिए जी, यहाँ पे आए तो इधर आप डालें आप टेबल 4500 और चेयर डालें आप 18000। लेकिन अब यहाँ पे फिगर रुपीज इन थाउजेंड बताइएगा, क्योंकि ऊपर रुपीज इन थाउजेंड में है, तो जो भी आपका आंसर वेरिएबल कॉस्ट को सम करके आएगा उसको थाउजेंड से डिवाइड कर दीजिएगा। या अपनी आसानी के लिए इसको कैलकुलेटर पे 4.5 फीट कर दीजिए, इसको 18 फीट कर दीजिए, रुपीज इन थाउजेंड डायरेक्ट आएंगे। कितने आते हैं जी रुपीज इन थाउजेंड यहाँ पे? वन सिक्स फाइव वन फाइव जीरो, और आपकी फिक्स कॉस्ट है 103650। लीजिए जी, ये आपके पास फिक्स कॉस्ट की फिगर आ गई 103650। एवरेज सीएस रेशो की तरफ चलते हैं। एवरेज सीएस रेशो निकालने के मल्टीपल वेज। एक कॉन्सेप्ट है, आप अज्यूम करोगे कि आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हमें बजटेड सेल्स रेशो गिवन है, उस रेशो में हम एक बॉक्स में डाल के इकट्ठे बेचते हैं। मतलब हम जब भी बेचेंगे एक डब्बा बनाएंगे, उस डब्बे में एक टेबल चार कुर्सियां इकट्ठी करके बेचा करेंगे। तो हम इसको कहते हैं वी विल बी सेलिंग प्रोडक्ट्स इन अ बॉक्स एंड एवरी बॉक्स विल कंटेन ऑल द प्रोडक्ट्स इन द बजटेड रेशो। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, आप अज्यूम कर लो बॉक्स, ये ज्यादा सिंपल, ज्यादा सवालों पे यही चलेगा। और आप सीएस रेशियो ऑफ अ बॉक्स ले लो तो दैट इज योर एवरेज रेशियो। जैसे हमारे केस में मैं सीएस रेशियो ऑफ द बॉक्स अगर कैलकुलेट करने चलूं, वर्किंग चैप्टर हमने बनानी थी इसके लिए एवरेज सीएस रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बॉक्स 22,000 में 35% कंट्रीब्यूशन है टेबल का, और बॉक्स में एक टेबल है आपका, प्लस 8,000 में 30% कंट्रीब्यूशन है, और एक बॉक्स में चार चेयर्स हैं। ये कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बॉक्स आ गया। इसको रेवेन्यू ऑफ अ बॉक्स से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास एवरेज सीएस रेशियो आ गई। बताइए यहां से एवरेज सीएस रेशियो क्या आती है? एवरेज सीएस रेशियो कम्स टू 32.04%। एक एवरेज सीएस रेशियो निकालने का तरीका है बॉक्स की अप्रोच से, ज्यादातर सवालों में यही चलेगा, लेकिन एक अल्टरनेटिव अप्रोच भी है जो इस सवाल में भी इस्तेमाल हो सकता है। एक अल्टरनेटिव अप्रोच भी है जो इस सवाल में इस्तेमाल हो सकती है। आपकी मर्जी, जो मर्जी कीजिए, बट यू शुड नो, क्योंकि आपको दोनों तरीके आने चाहिए। क्योंकि कोई सवाल होंगे किसी भी मेथड से हो जाएंगे, कोई सवाल होंगे या मेथड वन से होंगे या मेथड टू से होंगे। तो आपको अगर दोनों मेथड आते हैं तो ही आप सवाल को हल कर पाते हो अक्सर सिनेरियोज में। तो ऐसा अगर तो सवाल आ गया ना जिस मर्जी मेथड से हो जाए तो एक मेथड भी काफी है आपके लिए सीखने। लेकिन अक्सर सवाल आते हैं जिसमें एक मेथड नहीं दूसरा मेथड लगना होता है। अगर दूसरा मेथड नहीं आता तो जैसे मैं यहाँ दूसरा मेथड लगाऊं, तो इट इज टोटल कंट्रीब्यूशन
ओवर टोटल रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन का। तो टोटल कंट्रीब्यूशन यहां पे है हमारा टोटल रेवेन्यू 243,000 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये आ रही है 165,150 ओवर टोटल रेवेन्यू 243,000 इंटू 100 CS रेशियो में जाने के लिए इट शुड गिव यू द सेम 32.04। तो आप एवरेज CS रेशियो बॉक्स वाले मेथड से आओ या इस मेथड से आओ, दोनों सेम है। अक्सर क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा दोनों मेथड लग सकेंगे, तो जो आसान है लगा लो, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ मेथड 1 लगेगा, कुछ सवाल होंगे जिनमें सिर्फ मेथड 2 लगेगा, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। तो मैंने आपको दोनों मेथड आपके सामने रख दिए। लीजिए जी एवरेज CS रेशियो भी आ गई, तो अब आपका ब्रेक इवन का काम भी खत्म होता है। यहां पे डाके आप एवरेज CS रेशियो फीड कीजिए 32.04। तो ब्रेक इवन रेवेन्यू रुपीज इन थाउजेंड में आपके पास आएगा, क्योंकि आपकी फिक्स कॉस्ट रुपीज इन थाउजेंड में है, ख्याल रखना है। ब्रेक इवन रेवेन्यू रुपीज इन थाउजेंड में आ रहा है, कितना जी 323,502 रुपीज इन थाउजेंड में 323,502, ये आपका ब्रेक इवन रेवेन्यू आ गया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन रेवेन्यू पे काम खत्म नहीं होता, आपको इस रेवेन्यू को ब्रेक करना पड़ेगा टेबल और चेयर्स में। तो टेबल और चेयर्स में ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए रेशो। तो वो रेशो कौन सी होती है, ये तो से सुन लीजिए, ये चीजें बच्चों के अक्सर जहन से निकली होती हैं। ये रेशो जिसमें ब्रेक इवन रेवेन्यू को ब्रेक किया जाता है, बॉक्स में रेवेन्यू की रेशो होती है। बॉक्स में 22,000 के टेबल हैं और बॉक्स में 32,000 की चेयर हैं और एक बॉक्स हमारा 54,000 का है। ब्रेक इवन रेवेन्यू को प्रोडक्ट्स में स्प्लिट करने के लिए हम बॉक्स में सेल्स की रेशियो उठाते हैं। तो भाई इसका मतलब एक बॉक्स 54,000 का बिकता है, जिसमें 22/54 टेबल है, 32/54 चेयर है। तो इसी रेशियो में टोटल रेवेन्यू आपका ब्रेक हो जाएगा। आपका टोटल रेवेन्यू जो कि 323,502 है, इसमें 22/54 ये आपके टेबल हैं, उनका रेवेन्यू है, और 323,502 में 32/54 ये आपका चेयर का रेवेन्यू है। तो ये आपका सवाल यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। अच्छा, एग्जामिनर अक्सर ये स्प्लिट ओमिट कर जाता है, कहीं पे ब्रेक कर देगा, कहीं पे ओमिट करेगा, बट आई विल एडवाइज कि आप हमेशा ये फिगर्स को यहाँ तक लेके आए। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ये हमने पार्ट ए को हल किया। अच्छा, अब इसका इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आपने इस कोई चीज को नोट किया हो, ये सवाल इफ आई रिकॉल करेक्टली, ये सवाल शायद कैफ लेवल पे एग्जाम में नहीं आया हुआ, ये सीफ लेवल पे, सीफैप लेवल पे कभी सवाल आया था, लेकिन ये वाला पार्ट तो सिंपल था, इस पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं थी। इसका जो दूसरा पार्ट है उससे कुछ इंस्पिरेशन लेके सवाल हमें कैप में भी आया हुआ है 2-3 साल पहले। जो दूसरा पार्ट अभी हम पढ़ते हैं उससे इंस्पिरेशन लेके सवाल हमें कैप में भी आया हुआ है, लेकिन कैप का सवाल आया था वो सिंगल प्रोडक्ट सिनेरियो पे था, ये मल्टी प्रोडक्ट सिनेरियो पे पार्ट भी बना हुआ है, और जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लेकिन मजे की बात यह है कि आप देखो ये पार्ट ए हमने किया 8 नंबर के लिए, कितना काम, इसकी एक वर्किंग तो बल्कि मैं उधर करके आया हूँ दूसरी जगह पे, एक वर्किंग अभी यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो हमने काम किया कितना, अब पार्ट बी पढ़ते हैं और फिर देखिएगा उसका काम कितना है और वो कैसे करके हल होता है। लेकिन उसमें सोचने का काम ज्यादा है, जहां पे लिखने का काम कम होगा वहां पे सोचने का काम ज्यादा होगा। सवाल मुश्किल जब आते हैं तो काम जरा दिक्कत तलब हो जाता है। इस सवाल को अगर आप ओवरऑल ही देखो, इस सवाल को, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, और इसका साइज तो देखो कितना है, ये हार्डली आधे पेज का सवाल है। क्या होता है, लेकिन सोचने के लिए टाइम अक्सर ज्यादा चाहिए होता है। तो इसके पार्ट ए में कम से कम वो मसला नहीं आया, लेकिन पार्ट बी में सोचने वाला काम ज्यादा है।
आधे पेज पे 16 नंबर अगर मिल रहे हैं, पढ़ने में आपका टाइम जा ही नहीं रहा, तो फिर बाकी टाइम जाना कहाँ पे है सोचने। तो हमने ये नहीं करना कि भाई मैंने 2 दफा 3 दफा पढ़ लिया तो बस भागूं मैं आगे। और नहीं भाई, ये छोटा सवाल दिया है, नंबर ज्यादा है, आपको शायद 4 या 5 दफा पढ़ना पड़ेगा, फिर कोई बात समझ आएगी। दूसरा पार्ट इसका पढ़िए अगर, डिटर्मिन द नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर्स that needs to be sold if company wants to pay a dividend of 10% and retain profit amounting to 4% of sale. कंपनी 10% डिविडेंड पे करना चाहती है। याद रखिएगा, डिविडेंड पेमेंट हमेशा पेड अप कैपिटल पे अप्लाई होगी। 10% डिविडेंड का मतलब कंपनी 18 मिलियन का डिविडेंड पे करना चाहती है। 18 मिलियन रुपए का डिविडेंड पे करना चाहती है। परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन द पेड अप कैपिटल। 18 मिलियन का कंपनी डिविडेंड पे करना चाहती है और 4% ऑफ सेल्स प्रॉफिट रिटेन करना चाहती है। डिविडेंड का सिर्फ परसेंटेज बताया, बेस नहीं बताई। बेस अंडरस्टूड होती है भाई, लेकिन रिटेंशन की उसने बेस भी बता दी, सेल्स का 4% रिटेन का। तो कितने यूनिट्स बेचे जाएं टेबल्स और चेयर के, बेसिक फॉर्मूला जो यहां पे लगना है ना, दैट इज यूनिट सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। यूनिट सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, यही बात है ना। कितने यूनिट बेचे जाएं कि डिविडेंड भी दे दें और प्रॉफिट रिटेन भी कर लें। तो डिविडेंड देना है, प्रॉफिट रिटेन करना, ये सारे प्रॉफिट्स के हिस्से हैं। तो सिनेरियो है ये, यूनिट सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। बट इसमें मसला है, जो चैलेंज है वो क्या है कि टारगेट प्रॉफिट की फिगर सेल्स पे लिंक। ऐसा ही, टारगेट प्रॉफिट में डिविडेंड पेमेंट भी हमने कमाना है और प्रॉफिट जो रिटेन करना है वो भी कमाना है, दोनों इसे टारगेट प्रॉफिट में है। और ये दोनों इसे बाय द वे पोस्ट टैक्स है। डिविडेंड भी पोस्ट टैक्स में से पे होता है और प्रॉफिट रिटेन भी पोस्ट टैक्स होता है, लेकिन बहरहाल ये पोस्ट टैक्स है दोनों। बट इश्यू क्या है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू डिपेंडेंट है सेल्स, और सेल्स डिपेंडेंट है नंबर ऑफ यूनिट्स, जो कि मुझे रिक्वायरमेंट में कहा गया पता करो। इसका मतलब मैं टारगेट प्रॉफिट की फिगर वैल्यू स्टैब्लिश यहाँ पे स्ट्रेट अवे आम तरीके से नहीं कर सकता। पहले हम क्या करते थे, मुझे फिक्स कॉस्ट पता होती थी, इस क्वेश्चन में पता है, पार्ट ए में फिक्स कॉस्ट मुझे पता है, मुझे प्रॉफिट की फिगर पता होती थी। यहाँ पे प्रॉफिट की फिगर का एक हिस्सा पता है डिविडेंड, दूसरा हिस्सा जो रिटेन प्रॉफिट है वो नहीं पता, वो सेल्स पे लिंक है। और सेल्स लिंक है नंबर से, और नंबर ही तो मैंने निकालने। तो जब ऐसा चक्कर आ जाए, अगेन रिलेशनशिप आ गया ना, परसेंटेज का सेल्स से लिंक है और सेल्स का ताल्लुक यूनिट से होता है। वेरिएबल का रिलेशनशिप हमें घुमा फिरा के दे दिया गया है। जब भी रिलेशनशिप आएगा आपको बनानी है इक्वेशन। मसला आपका इक्वेशन से ही हल होना है भाई, मसला आपका इक्वेशन से हल होगा। और इसकी इक्वेशन बनाने में आपको 5 मिनट सोचना है। यकीन मानो ये इक्वेशन बनेगी और एक इक्वेशन हल होगी तो 8 नंबर आपकी बार के झोली में। लेकिन असल चीज है इक्वेशन। अब इक्वेशन मैंने आपको बता दी कहां से निकलनी है, अब उसको बनाते हैं और फिर आप उसको सॉल्व आप करेंगे। बना मैं आपके सामने देता हूं। मैंने आपको कहा कि मैंने यहां पे जो इक्वेशन यूज करनी है वो यूज करनी है, टारगेट सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइडेड विद पीएस रेशियो। मैं रेवेन्यू का फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं बनाने जा रहा हूं, सिर्फ मैंने ये फार्मूले में वैल्यूज डालनी है और फार्मूला को सॉल्व कर, ठीक है। लेकिन फार्मूले में वैल्यूज डालने से पहले मैं वही अजम्पशन लेता हूं, मुझसे उसने यूनिट्स मांगे हैं ना, मैं कहता हूं जो यूनिट्स के जो टेबल के यूनिट्स हैं वो एक्स हैं और जो चेयर के यूनिट हैं वो बनेंगे 4x। ये मेरी अजम्पशन आप, अब इस अजम्पशन के मुताबिक मैं सवाल इक्वेशन बनाता हूं। अगर टेबल एक्स है और चेयर 4x है तो मेरी टोटल टारगेट सेल्स कितनी बनेगी, 22,000 एक्स प्लस 8,000 इंटू 4x। एग्रीड। इसको मैं अगर समराइज कर लूं तो मेरा रेवेन्यू बन जाएगा 32,000 जमा 22,000, 54,000
एक्स। समझ आ गई बात? मेरा टारगेट रेवेन्यू 54,000 एक्स। अब इस तरफ पे आ जाओ, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट की फिगर तो मुझे पता है कितनी थी, पार्ट ए में निकाली थी हमने। फिक्स कॉस्ट की फिगर मेरे पास थी 103,650। मैं इसको बेटा 000 साथ लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने रुपीज में फिगर ली है। वही बात तो मैंने कहा भाई ख्याल रखना, इक्वेशन में एक फिगर रुपीज में तो सारी रुपीज में आए, ये डाल दी। प्लस टारगेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा होशियार हो जाओ, तवज्जो से जरा अलर्ट हो जाओ। टारगेट प्रॉफिट के बारे में मुझे कहा गया है कि मेरे प्रॉफिट के दो हिस्से, एक डिविडेंड जो मैंने पे करना है। मुझे बताया गया डिविडेंड मेरा 180 मिलियन का 10%, तो वो बना 18 मिलियन। ये मेरा अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस तो अब हम ग्रॉस अप करेंगे, फिलहाल मुझे जो गिवन है मैंने वो वैल्यू ली। दूसरा मुझे कहा गया है मैंने प्रॉफिट रिटेन कर, कितना रिटेन करना है भाई? 4% ऑफ सेल। तो सेल तो पता ना मुझे क्या है, तो भाई दूसरा हिस्सा है 4% ऑफ सेल। आ गई समझ? 180 मिलियन बेटा पेड अप कैपिटल है, उसका 10% डिविडेंड। 180 मिलियन पेड अप कैपिटल है, डिविडेंड हमारा 10% है, तो 18 मिलियन का डिविडेंड 18 मिलियन का डिविडेंड है, और 4% ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट रिटेन करने हैं। अब जरा देखिए इस स्टेप को जरा ध्यान से, ये दोनों चीजें आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है, और मुझे फॉर्मूला में क्या डालना होता है? बिफोर टैक्स। तो बिफोर टैक्स के लिए हम ग्रॉस अप करते हैं। 34% टैक्स रेट है तो 66 से डिवाइड कर दो। एग्रीड? लीजिए जी, अब जरा वो इधर ही तो जो अलर्ट रहे जरा। अब देखिए कहानी क्या बनी, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आगे समझ? डिवाइड कर दो इसको सी एस रेशो के साथ, और सी एस रेशो क्या थी हमारी? 32.04%। नाउ सॉल्व दिस फॉर एक्स, और 4x भी आ जाएगा आपका। इक्वेशन को एक्स लिए सॉल्व करो तो 4x भी आपका यहाँ से निकल आएगा और कहानी खत्म होगी। इक्वेशन बना, ये 8 नंबर का इतना सा पार्ट था, ये पार्ट भी आपके सामने जो मैंने किया ये 8 नंबर का। सिर्फ ये इक्वेशन बनाना आपका चैलेंज था, उस पे आपको 2 4 5 7 मिनट 8 मिनट सोच लो, 10 मिनट भी सोच लो भाई। इक्वेशन बन गई तो आगे क्या रह गया? लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सोचने में टाइम नहीं लगाते, घबरा जाते। तो भाई 2 4 5 मिनट गुजर गए, मैंने कुछ लिखा ही नहीं। तो बात कर लिखने का कुछ होता ही नहीं है भाई, इसमें क्या अब लिखने को? इक्वेशन बन गई है, इसको कैलकुलेटर पर डाल के एक्स निकालना है। ये 54,000 एक्स तो मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए यहाँ लिखा था, अदरवाइज आपको कैलकुलेटर से एक्स निकलेगा, उसको इंटू 4 करोगे 4x आ जाएगा। तो क्या आ रहा है एक्स? 933 निकाल पा रहे हो? चलो छोड़ो, इसको खुद कर लेना, इक्वेशन बन गई है तो इसको सॉल्व करना कोई इशू है नहीं। मैंने बस हमें सिर्फ इंश्योर करना होता है कि तमाम फिगर सही डिनोमिनेशन में ही फीड हो। तो यहाँ पे तमाम फिगर्स हमने रुपीज में ली हुई हैं, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई चैलेंज आपके सामने नहीं आएगा। जी कोई सवाल जी? मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन का एक अच्छा कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें मैंने कोशिश की कि आपको मैक्सिमम एस्पेक्ट इसके मल्टी प्रोडक्ट के आपसे शेयर कर लिए जाएं। ये जो डिविडेंड वाली कहानी है, टारगेट प्रॉफिट गिवन एज परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, ये हमें कैफ में सवाल आया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो आया था सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट सिनेरियो में, और उसमें रिटेन्ड प्रॉफिट का जिक्र नहीं था, उसमें सिर्फ टारगेट प्रॉफिट, उसमें डिविडेंड का तरफ जिक्र था, तो इसमें रिटेन्ड प्रॉफिट भी एक्सेप्ट आगे, और मल्टी प्रोडक्ट्स भी ऊपर से आ गई। तो ये जो पार्ट बी है एक बड़ा अच्छा एस्पेक्ट आपको एंगल देता है सीवीपी एनालिसिस मल्टी प्रोडक्ट का समझने के लिए। अच्छा जी, मैं जो रिवीजन डिस्कशन के लिहाज से जो प्लान लेके आया था वो तो मैं कंप्लीट कर पाया अपने टाइम में, लेकिन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं मजीद चाहता था आपसे डिस्कस हो जाए, जिनका टाइम मेरे पास बच नहीं रहा। जिनमें से 3 क्वेश्चन ऑटम 24 के थे, जो कि अगर हम ओवरव्यू करें तो पास रेट के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है नहीं बच्चों के लिए रहे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरे जहन में था मैं करता आपसे, दैट वाज सिंपल टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन, कॉस्ट गैप मेजर करना।
क्वेश्चन नंबर 7 मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का सवाल है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो वो तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड 19 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड पीएनएल बनाना है। ये इसीलिए इसमें पास रेट आप देख रहे हैं कितना हाई रहा। ये सिंपल मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो ये प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल है, और ये भी रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन है। प्रोसेस कॉस्टिंग के रेफरेंस से हमने थोड़ी सी डिस्कशन तो की थी अपने वेरिएंस एनालिसिस का, जो क्वेश्चन मैंने पिक किया था उसमें हमारी होगी थी, लेकिन ये क्वेश्चन करने का टाइम नहीं। लेकिन इसमें भी पास परसेंटेज हम देखते हैं कि एक अच्छी हेल्दी पास परसेंटेज है, जिसका मतलब है कि बच्चे को इस एरिया में बिल्कुल चैलेंज फील नहीं हुआ। और क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने पिक किया था, ये डिसीजन मेकिंग का सवाल था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के रेफरेंस से मैं डिस्कशन में, चूंकि मैं जा नहीं पा रहा, इसमें एक गलती है सोल्यूशन में, मैं वो गलती ठीक करवा देता हूँ आपको। क्योंकि ये गलती वैसे तो आप लोग खुद पिक कर पाओगे, क्योंकि मैंने आपको मटेरियल वेस्टेज बदलने से कॉस्ट में जो चेंज आती है आपको मैंने बताई भी है, लेकिन इस सोल्यूशन में वो ट्रीटमेंट गलत यहाँ पे हुई भी है। वेस्टेज इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है वेस्टेज आपकी 8% से 6% पे आ जाएगी। तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वेस्टेज के बदलने से आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कह लो या रॉ मटेरियल क्वांटिटी कह लो, उस पर क्या असर पड़ता है, एक ही बात है। तो मैं अगर कॉस्ट को लेके चलूं तो 64,400 अगर हमारी कॉस्ट है, 64,800 हमारी कॉस्ट है, वेस्टेज करंटली 8% है। तो हमने पढ़ा है 1 माइनस करंट वेस्टेज डिवाइडेड विद 1 माइनस रिवाइज वेस्टेज। ये मेरी रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट आती है। आई कैप के जो सोल्यूशन है उसमें ये फैक्टर लगे हुए हैं। ये सिर्फ इसी एक सवाल में फैक्टर आई कैप ने गलत यहाँ में शेयर कर लिए, बाकी जितने सवाल हैं उनमें आई कैप की कैलकुलेशन ठीक होती है। काफी पुराना सवाल है, लेकिन सोल्यूशन रिवाइज कभी नहीं हो पाया, तो ये मैंने इसलिए श्योर किया कि मैं आपको बता दूं। ये कैलकुलेशन जो जो फैक्टर लगे हुए हैं ये गलत है। तो अल्टीमेटली इसको फिर 40 बैचेस से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी कॉस्ट ये रिवाइज हो जाती है। तो ये आप नोट कर लीजिए। बाकी सारा क्वेश्चन लर्निंग कर्व वगैरह का कॉन्सेप्ट है वो मैं आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें इंशाल्लाह आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। सिर्फ ये कैलकुलेशन आप नोट कर लीजिए कि ये कैलकुलेशन ऐसे परफॉर्म होनी थी, जो कि ये आई कैप ने जैसे दी, जो सोल्यूशन तकरीबन जो 8 10 12 साल पुराना सोल्यूशन है उसमें ये जो कैलकुलेशन शेयर हुई है ये ठीक नहीं है। ये इसका रिवाइज वर्जन है, जो मैं आपसे, जिसका बेसिक मैं कॉन्सेप्ट आपसे फर्स्ट डे में शेयर कर चुका हूँ कि वेस्टेज बदलने से मटेरियल कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो इसके साथ ही मैं अपना ये सेशन क्लोज करता हूँ। बाकी ये हमारे तमाम जो सेशन है ये फेसबुक पे भी अवेलेबल है। आपको कोई इनमें चैलेंज हो या इसके अलावा कोई चैलेंज हो, आप उन फेसबुक वीडियोस के कमेंट में अपनी कोई रिक्वायरमेंट है आप दे सकते हैं। आई ट्राई टू उससे रिलेटेड अगर मैं कोई अलहदा से आपको कोई गाइडेंस सेशन कर सकूं थ्रू द, और उसको फिर मैं आई कैप के प्लेटफॉर्म से भी आपसे शेयर कर लूंगा। लेकिन आप मुझे जो बताएंगे कमेंट सेक्शन में, उसके मुताबिक मैं एलैबोरेट कर दूंगा जो पॉइंट्स आपकी रिक्वायरमेंट होगी, थ्रू माय बाय रिकॉर्डिंग द वीडियो एट माय पर्सनल प्लेस। तो फिर मैं इंशाल्लाह वो आई कैप के प्लेटफॉर्म से भी बेशक उसी लिंक में ही वहाँ पे ही मैं शेयर करके आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच एंड वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह ताला आपको इन एग्जाम में और आने वाले जिंदगी के और जिंदगी के बाद के सारे एग्जाम में कामयाबी अता फरमाए।